हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी हीर भाग 22। शिवम का घर बनारस। बिजली को नमस्ते कहने के चक्कर में मुरारी के हाथ से अचार का मर्तबान गिर गया। मुरारी ने डरते डरते आई को देखा तो आई ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखा और उसकी तरफ आते हुए कहा, हमका पता ही था तुम जे कांड करी हो मुरारी। कहा है कि तुमरा और अचार का पुराना रिश्ता जो है, हमका जे बताओ हमरे अचार से का दुश्मनी है तुम्हारी। अब तक सैकड़ों अचार के मर्तबान फोड़े हैं तुमने। अरे तुमका खुद को कृष्ण कन्हैया और हमरे मर्तबान को माखन मटकी समझ लिए हो। मेहमान आए हुए हैं घर में, वरना इतना जुतियाते तुमको कि का बताएं। आई, शिवम ने कहा तो आई ने कहा, अरे देख न शिवा, जे अचार हम समधी जी के लिए लेकर जाने वाले थे लेकिन उन तक पहुंचे इससे पहले जे महामूर्ति ने इन्हें जमीन पर फैला दिया। शिवम ने सुना तो कहा, आई ये घर की बातें हैं, किसी बाहर वाले के सामने। शिवम की बात सुनकर बिजली की भवें तन गई, लेकिन होठों पर मुस्कान थी। बाहर वाला कौन है भैया? बिजली तो अपनी हमरा मतलब अपने बनारस से ही है, मुरारी ने कहा। शिवम ने मुरारी को घूरा तो आई की तरफ देखने लगा, लेकिन आई तो पहले से उससे खफा थी, इसलिए उसने मुरारी को देखकर कहा, चप्पल बची ना जोड़ी, बुढ़वा चढ़े हैं घोड़ी। का कही तुम्हें आई? तुम हो ना इनडायरेक्टली हमको बूढ़ा कह रही हो, मुरारी ने कहा। नहीं तुम तो अभी स्वीट 16 हो मुररिया, अभी तो तुम्हारे दूध के दांत तक नहीं टूटे हैं, आई ने मुरारी का मजाक उड़ाते हुए कहा। तो मुरारी ने मुंह बना लिया। बिजली ने आई की बात सुनी तो हंसने लगी। बिजली का यूं हंसना मुरारी को अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसने कहा, ज्यादा दांत ना नहीं पोरो वरना गिर जाई है। मुरारी समझ नहीं है किससे कैसे बात करनी है। शिवम आज मुरारी के साथ कुछ ज्यादा ही कठोर पेश आ रहा था। मुरारी ने आगे कुछ नहीं कहा और चुपचाप शिवम की तरफ चला आया। आई ने नौकर से जमीन पर गिरा अचार साफ करने को कहा और अंदर चली गई। बिजली ने शिवम की तरफ देखा और अपने बालों की चोटी घुमाते हुए अदा से कहा, हाँ तो हमका यहाँ काहे बुलाया? जल्दी बताओ, हमें और भी दूसरे काम हैं, इतना वक्त नहीं है हमरे पास, बिजली इतनी भी फ्री नहीं है। शिवम ने शांत रहकर धीमी लहजे में कहा, बनारस में नाचना बंद कर दो बिजली, कोई ढंग का काम करो। लड़की होकर अधेड़ उम्र के मर्दों के बीच नाचना अच्छा काम नहीं है। बिजली ने सुना तो थोड़ा अकड़ते हुए कहा, अच्छा नाचना छोड़ दें तो फिर जे पेट पालने के लिए क्या करेंगे? जे पेट तुम्हारी आदर्शवादी बातों से नहीं भरेगा। इसको भरने के लिए खाना लगता है और खाने के लिए पैसे। अब पैसे कमाने के लिए हम यहां वहां कमर मटका लिए तो क्या गलत किए? बिजली को शिवम से ऐसी बातें करते देखकर मुरारी को अच्छा नहीं लगा। वह जैसे ही कुछ कहने को हुआ, शिवम ने उसकी कलाई पकड़कर उसे आगे बढ़ने से और बोलने से रोक दिया। देखो, हम ये नहीं कह रहे कि पैसे कमाना गलत है, लेकिन पैसे कमाने के लिए अपने शरीर का प्रदर्शन करना गलत है। जो बनारस है, इस शहर की कुछ मर्यादा है, कुछ सम्मान है। यहाँ के घाट प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। अब तुम ऐसी जगह पर जे सब करोगी तो गलत है ना? शिवम ने बिजली को समझाते हुए कहा। तो आप ही बताएं, नाचे नहीं तो क्या करें हम? बिजली ने तुनकते हुए कहा। इसके अलावा भी बहुत काम है जो तुम पूरे मान सम्मान और इज्जत से कर सकती हो। इस शहर में काम की कमी है का? इस शहर में जानवर से लेकर इंसान तक भूखा उठ तो सकता है, लेकिन भूखा सोता नहीं है। सबका बंदोबस्त महादेव किसी न किसी रूप में किए हैं। अभी तुम्हारी बहुत जिंदगी बाकी है। जे सब कामों में अपना वक्त बर्बाद ना करो। जे सब नाच गाना करने से तो अच्छा है कोनो छोटा मोटा काम करके घर में रहो, शिवम ने कहा। शिवम की घर में रहने वाली बात सुनकर न जाने क्यों बिजली को बुरा लग गया। उसने थोड़ा कठोरता से कहा, जैसे आपने रख रखा है अपनी पत्नी को। ए बिजली, होश में हो, क्या बोल रही हो? एक तो बार और बोला ना कुछो, तो कपड़ों के साथ साथ का तमीज भी घर पर छोड़ आई हो, मुरारी ने गुस्से से कहा। इस बार वह खुद को बोलने से रोक नहीं पाया। मुरारी शांत हो जाओ, शिवम ने कहा।
अरे भैया, लेकिन जे भाभी के लिए इनकी इतनी हिम्मत कि एक नाचने वाली होकर अपनी तुलना हमारी भाभी से करे, हम जबान खींच लेंगे इनकी। मुरारी ने बिजली को घूरते हुए कहा। मुरारी, शिवम ने कहा तो मुरारी ने आगे कुछ नहीं कहा, बस बिजली को घूरने लगा। बिजली की बात सुनकर शिवम को भी बुरा लगा, क्योंकि उसने सीधा सीधा सारिका के लिए ये कहा था। उसने धीमे स्वर में लेकिन थोड़ा कठोरता से कहा, तुम्हें ये सब बोलने का कोई हक नहीं है। काहे? अब का कुछ बोलने के लिए भी हमें तुम्हारी परमिशन लेनी होगी। बिजली ने अपने हाथों को अपनी कमर पर रखते हुए कहा। तुम जानती क्या हो उनके बारे में? शिवम ने थोड़ा गुस्से से कहा। बिजली मुस्कुराई और कहने लगी, सारिका शर्मा, मुंबई की जानी मानी बिजनेस वूमन। सैकड़ों मर्द जिनके सामने सर झुकाए खड़े रहते थे, हर जिनकी एक स्पीच सुनने के लिए कितने ही लोग इंतजार करते थे, जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पर मुंबई में वो मुकाम हासिल किया जो लोग पूरी जिंदगी हासिल नहीं कर पाते। लेकिन एक बनारसिया के प्यार में पड़कर उन्होंने सब भुला दिया। वो अपना बिजनेस, अपनी काबिलियत, अपनी ऐशो आराम की जिंदगी छोड़ यहाँ चली आई इस बनारस में, और यहाँ आकर वो अपना वजूद ही भूल गई, क्योंकि आपके ही जैसे एक मर्द ने उन्हें घर की 4 दीवारी में कैद करके रख दिया। अरे जो लड़की करोड़ों का बिजनेस संभालती थी, वो लड़की अब आपके घर में आटे दाल का हिसाब किताब करती है। तो आप ही बताइए, बेहतर कौन हुआ, गलियों में नाचकर पैसे कमाने वाले हम, या आपके कमाए पैसों पर जिंदगी काटने वाली आपकी पत्नी? शिवम ने बिजली के मुंह से ऐसी बातें सुनी तो कुछ पल के लिए खामोश हो गया। मुरारी ने सुना तो गुस्सा उसकी आंखों से झलकने लगा, लेकिन वह बिजली को कुछ बोल नहीं सकता था। शिवम ने जैसे ही साइड में देखा, उसे पास ही खड़ी सारिका नजर आई। सारिका को वहां देखकर शिवम के दिल में टीस उठी। वह सारिका से कुछ कहता, इससे पहले सारिका ने बिजली के सामने आकर कहा, बहुत अच्छी स्पीच दी आपने। हमारे सामने हमारे पति से ऐसे बात कर रही हैं। जी तो कर रहा है आपकी जान ले ले, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हम आप जैसे नहीं हैं। जिनके सामने आप खड़ी हैं वो कौन है ये जाने बिना ही आपने इतना सब कह दिया। करोड़ों का बिजनेस संभालने वाली लड़की बनारस में रहने वाले एक लड़के के लिए सब छोड़कर इसलिए आती है क्योंकि वो उनसे मोहब्बत करती है। आज अगर हम जिंदा खड़े हैं तो सिर्फ इनकी वजह से, वरना किसी प्राइवेट हॉस्पिटल के बिस्तर पर अपनी जिंदगी काट रहे होते। हमारी जिंदगी माता पिता ने हमें जीवन दिया, लेकिन हमें दूसरी जिंदगी इन्होंने दी। ये जिंदगी इनके साथ हमने खुद चुनी है, और इसके लिए हमें आप या इन्हें आप जैसे लोगों को सफाई देने की जरूरत नहीं है। हमें इनके घर के आटे दाल का हिसाब लगाते हुए गर्व से ये कह सकते हैं कि हम इनकी पत्नी हैं, पर क्या आप ये कह सकती हैं कि आप एक नाचने? हमें आपके लिए ये शब्द इस्तेमाल करते हुए भी अजीब लग रहा है। वाह भाभी, का जवाब दियो बिजली को, इससे तो सारे फ्यूज उड़ जाएंगे इसके। मुरारी ने मन ही मन खुश होते हुए कहा। सारिका की बातें सुनकर बिजली खामोश हो गई। उसने गुस्से ही गुस्से में शिवम के सामने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, लेकिन वह कुछ कहती इससे पहले सारिका आगे कहने लगी, अरे आप जानती क्या हैं? एक ऐसा इंसान जिसने 14 साल अपनी मोहब्बत का इंतजार किया, जिसने अपने माँ बाबा की कभी कोई बात नहीं टाली, जिन्होंने हमारी खुशी के लिए अपनी मोहब्बत को भुला दिया। वक्त के साथ सब बदल जाता है, लेकिन इनकी मोहब्बत हमारे लिए आज भी वही है कि आज भी हमारी भावनाओं का उतना ही सम्मान करते हैं, और ऐसे इंसान के लिए एक कंपनी क्या 100 कंपनी को ठोकर मार सकते हैं हम। सारिका का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था और वह बिजली को घूरे जा रही थी। सारिका सब बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन उसके ही घर में आकर कोई उसके शिवम के बारे में कुछ कहे, भला उसे ये कहाँ बर्दाश्त होना था। सारिका का चेहरा देखकर शिवम उसके पास आया और कहा, सरू, आपको इनसे ये सब कहने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं, आप जानती है, इसके बाद लोग क्या सोचते हैं इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। फर्क हमें भी नहीं पड़ता शिवम जी, पर एक राह चलता कोई भी आकर आपके सामने ये सब कहेगा और आप सुनेंगे, क्या ये सही है? सारिका ने कहा तो शिवम खामोश हो गया। सारिका के इतना सब कहने के बाद मुरारी को मौका मिल गया बोलने का, इसलिए उसने बिजली के सामने आकर कहा, ए बिजली, दिमाग का घर में छोड़कर आई हो? होश है ना कब किससे का बोलना है? अरे का गलत गई है भैया तुमसे? ये नाचने गाने के अलावा भी कुछ और कर सकती हो ना तुम। बिजली ने सुना तो मुरारी की तरफ देखा और फिर कहने लगी,
ग्रेजुएट पास हैं हम। घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए आगे पढ़ाई नहीं की। नौकरी के लिए कोशिश की तो लोगों ने काम और हुनर से पहले हमारे जिस्म को देखा। सेठ लोगों ने नौकरी तो दी, लेकिन बदले में नज़र हमारे शरीर पर रखी। गरीब है तो क्या हुआ, इज्जत तो सबकी होती है ना। जब देखा हर किसी को हमसे पहले ये जिस्म चाहिए, तो हमने इसको ही अपनी कमाई का जरिया बना लिया। एक एक प्रोग्राम का हज़ारों मिलता है, तो काहे नहीं करेंगे। नौकरी की बात करते हैं, हम अभी छोड़ दे चे काम। बोलो, तुम दोगे हमें इज्जत की नौकरी? सब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बाकी किसी को किसी की परवाह नहीं है, ना ही कुछ फर्क पड़ता है। बिजली की बात सुनकर मुरारी पीछे हट गया। क्या गलत कहा बिजली ने? लोगों ने उसकी जिस खूबसूरती का फायदा उठाना चाहा, बिजली ने उसे ही अपना बना लिया। शिवम और मुरारी कुछ कहते, इससे पहले ही सारिका आगे आई और कहा, हम देंगे तुम्हें नौकरी, और एक स्त्री होने के नाते ना हमें तुम्हारा जिस्म चाहिए, ना ही तुम्हारी ये खूबसूरती। अगर तुम में थोड़ा सा भी स्वाभिमान है तो कल सुबह आकर हमसे मिलना। मुरारी भैया, इन्हें बाबा के चाइल्ड होम का एड्रेस दीजिएगा। कहकर सारिका वहां से जाने लगी। तभी बिजली ने कहा, सारिका मैडम। बिजली की बात सुनकर सारिका पलट गई तो उसने कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई। माफी हमसे नहीं, इनसे मांगिए। कहकर सारिका वहां से चली गई। शिवम ने आज पहली बार सारिका को किसी पर इस तरह गुस्सा होते देखा था। बिजली ने शिवम की तरफ देखा और कहा, शिवम भैया, मैंने जो कुछ भी कहा उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। हमने माफ़ किया। नौकरी करना ना करना तुम्हारा फैसला है। तुम्हें ठीक लगे तो तुम इस बेकार दुनिया से निकलकर अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत कर सकती हो। शिवम ने सहजता से कहा, कोई बेवकूफ़ी होगा जो उनके साथ काम करना नहीं चाहेगा। सारिका मैडम अपने टाइम में मुझ जैसे कितनी ही लड़कियों की रोल मॉडल रह चुकी है। आपका शुक्रिया जो आपने मुझे सही रास्ता दिखाया। अब मैं चलती हूँ। बिजली ने हाथ जोड़ते हुए कहा। बिजली की आड़ में मुरारी भी चुपचाप वहां से खिसकने लगा, तो शिवम ने उसके कॉलर पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, जिन बिजली के चक्कर में तुम सुबह सुबह लतेड़े गए हो, अब तो वो बिजली भी सुधरने को तैयार हो गई है। तुम कब अपनी हरकतें सुधारी हो मुरारी? कहते हुए शिवम ने मुरारी को अपनी तरफ किया और उसकी कॉलर छोड़ दी। मुरारी ने झेपते हुए शिवम को देखा और कहा, अरे भैया, कौन सी हरकतें? अब आप ही बताओ, खुला सांड बजरी में माथा नहीं मारेगा तो और क्या करेगा? मुरारी, तुम और तुम्हारी ये कहावतें हमारी समझ से बाहर है। हम आखिरी बार बोल रहे हैं, सुधर जाओ और जब फालतू यार दोस्तों से दूर रहो। अब तुम 24 के नहीं रहे हो जो तुम्हारी हरकतों पर पर्दा डल जाएगा। कुछ दिनों में ससुर बन जाओगे। आने वाली बहू के बारे में सोचो। गौरी को पता चला तुम जे सब कांड करके बैठे हो तो क्या सोचेगी वो तुम्हारे बारे में? शिवम ने मुरारी को समझाते हुए कहा, तो आप ही बताएं हम क्या करें? मुरारी ने थक हार कर कहा। शिवम ने मुरारी के कंधों पर हाथ रखा और कहा, मुरारी, बाप हो ना तुम, तो बाप बन के रहो, ज्यादा गुंडे ना बनो बनारस के। समझ गए। अब देखो आप हमारा जलवा, तला ऐसा बाप बनेंगे पूरा बनारस देखेगा। मुरारी ने कुछ ज्यादा ही जोश में आकर कहा, बाप तो तुम पहले से हो, बस थोड़ा जिम्मेदार और समझदार बनो। शिवम ने कहा। मुरारी ने हामी में गर्दन हिला दी और फिर एकदम से शिवम की थोड़ा करीब आकर कहा, पर भैया कुछ भी कहो, मजा तो गुंडई करने में ही है। कहकर मुरारी वहां से भाग गया और शिवम पीछे से चिल्लाया, लगता है जूते खाकर ही मानोगे मुरारी। मुरारी वहां से जा चुका था और शिवम भी अंदर चला आया। इंदौर पुलिस स्टेशन। अपनी कैबिन में बैठा शक्ति कबीर अरोड़ा के बारे में सोच रहा था। शक्ति के सामने कुछ ऐसी बातें आई जिनसे शक्ति का शक कबीर को लेकर बढ़ चुका था। दरअसल शक्ति इंदौर में एक सीक्रेट मिशन पर था जिसके बारे में पुलिस डिपार्टमेंट को खबर तक नहीं थी। शक्ति के हाथ में एक लिस्ट थी जिसमें कुछ नाम थे और उन नामों में एक नाम कबीर अरोड़ा का भी था और यही बात शक्ति को परेशान कर रही थी। कबीर शहर के जाने माने बिजनेसमैन विक्रम अरोड़ा का इकलौता बेटा था और बिना किसी सबूत के उसे गिरफ्तार करना शक्ति की नौकरी को खतरे में डाल सकता था क्योंकि विक्रम अरोड़ा के कॉन्टैक्ट काफी स्ट्रांग थे। शक्ति कुछ देर सोच में डूबा रहा। अगले ही पल उसका फोन बजा। शक्ति ने देखा फोन इंस्पेक्टर पंकज का है तो उसने उठाया और कहा,
हाँ पंकज। सर, कबीर को होश आ गया है। मैंने उसका बयान नोट कर लिया है। उसने बताया कि एक्सीडेंट वाली रात वह अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी से आ रहा था। उस पार्टी में ड्रिंक की थी, जिसकी वजह से वह गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाया और एक्सीडेंट हो गया। इसके अलावा उसने कुछ नहीं कहा सर, पंकज ने कहा। ये पार्टी कहाँ थी और इसमें कौन कौन शामिल था, उन सब की डिटेल्स मुझे चाहिए। कबीर के पेरेंट्स को उससे मिलने दो, और हाँ, मुझे कबीर का एक ब्लड सैंपल चाहिए, शक्ति ने कहा। ब्लड सैंपल? लेकिन क्यों सर, ये तो इलीगल है ना, पंकज ने असमझ की स्थिति में पूछा। पंकज, क्या आज से पहले तुमने कोई इलीगल काम नहीं किया है? शक्ति ने थोड़ा कठोरता से कहा। समझ गया सर, पंकज ने कहा। ठीक है, वो सैंपल और फोन की डिटेल्स लेकर तुम सीधा पुलिस स्टेशन आना, हम तुम्हें वहीं मिलेंगे, शक्ति ने कहा। और कबीर अरोड़ा की कस्टडी? पंकज ने पूछा। नहीं, अभी नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं करना है। हमें कुछ गलतफहमी हो गई थी, इसलिए हमने बस कबीर को फिलहाल आराम करने दो। हमने जो कहा है तुम वो करो, शक्ति ने कहा। ठीक है सर, जय हिंद, पंकज ने कहा और फोन काट दिया। शक्ति के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही थी, पंकज नहीं जानता था। लेकिन शक्ति का सबसे वफादार और भरोसेमंद स्टाफ होने के नाते पंकज ने वही किया जो शक्ति ने कहा। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, शक्ति ने कबीर अरोड़ा का ब्लड सैंपल क्यों मांगा? क्या कल बिजली आएगी सारिका से मिलने? जानने के लिए सुनते रहिए मैं तेरी ही मेरे साथ। बाय बाय।